डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लास में। मैं आपका अपना अखंड सर आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ। क्लास 8 हिंदी लेसन 7 क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्न अभ्यास। क्या पढ़ेंगे? प्रश्न अभ्यास। पहले वीडियो में हमने कोशिश की थी कि आप लोगों को चैप्टर क्लियर कर ले जाऊं, ठीक है ना। अभी क्या है कि देखते हैं, प्रश्न अभ्यास में आते हैं। आपके विचार से लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो भैया मेरी क्लास का पहला रूल है, आपके हाथ में कॉपी और कलम होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉज कीजिए, जाइए लेकर आइए, फिर ऑन कीजिए, ठीक है ना। ऑन कीजिए। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा और ऐसी घटनाएं भी कम नहीं है जब लोगों ने उसकी अकारण सहायता की हो। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। बधाई नहीं, बंधाई है, हिम्मत बांधा है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, कामा। बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसीलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। ओके, लिख लीजिए। जब मैं बोलता हूं तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके दोबारा सुन सकते हैं या रिपीट करके सुन सकते हैं, तो उससे आपको और बेहतर अनुभव होगा। दूसरा प्रश्न आप लोग स्वयं कर लेंगे कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन पर अपने अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों को बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो। ये सब चीजें अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में, तीसरा प्रश्न है, टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताइए। आप भी अपने या किसी परिचित के द्वारा की गई इसी घटना के बारे में बताइए, इसमें बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए गए हो। भाई इसका उत्तर तो केवल आप ही दे सकते हो, हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं पर्दाफाश।
क्वेश्चन नंबर 2-3 आपकी जिम्मेदारी है, अपने हिसाब से अपने अनुभवों को आप व्यक्त करिए। जैसे आप निबंध लिखते हो, जैसे आप पत्र लेखन करते हो, वैसे अपने जीवन संबंधित घटनाओं को आप लिखेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, बताइए। दोस्तों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो आप जवाब देंगे कि दोस्तों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाएं। ठीक है, ठीक है मत लिखना, मतलब ठीक है मैं पूछ रहा हूं, समझ में आ गया ना। आगे देखो, आजकल बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोस्तों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों व कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो भैया आप इसको मैं सुना दे रहा हूं, आप लोग फटाफट इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। किस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से, उत्तर है इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते सचेत और सावधान हो जाता है। अब इतना पूरा हो गया तो आप लोग देखते होंगे बहुत से सारे क्राइम सीरियल्स आते हैं जिसमें बताता है सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। कोई घटना दिखाता है, घटना इतनी जनरल होती है कि हमारे आसपास की होने वाली घटनाओं जैसी होती है, लेकिन उसी में कुछ विशेष घटना घट जाती है जिसको इन सीरियलों के माध्यम से दिखाते हैं और फिर लास्ट में क्या कहते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना और अपने परिवार समाज का ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत करके कहते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे एक कारण बताइए। हमें कुछ कारण स्पष्ट करना है। जैसे सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। दूसरा, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तीसरा, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुड़ी कम। चलिए, पहले से तानाशाही बढ़ेगी। पहले से उत्तर क्या जाएगा, तानाशाही बढ़ेगी। क्या के सामने क्या लिखेंगे आप लोग, तानाशाही बढ़ेगी। दूसरे से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और तीसरे से अविश्वास बढ़ेगा। यानी कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, इसका मतलब तानाशाही है ना, तो आप लिखेंगे तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब व रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक और गुड़ी कम दिख रहा है, तो इससे अविश्वास बढ़ता है। क्या बढ़ता है, अविश्वास है। यार ये गड़बड़ आदमी, इनके साथ में क्या, हाँ नहीं। चलिए लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? सार्थक शीर्षक के बारे में आप आ जाइए। हेडिंग है आपकी सार्थक शीर्षक, तो आप लिखेंगे लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम
अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक हमें उस समय समाज की मानवीय गुणों से भरे लोगों और उनके कार्यों को याद करने को कहा है, जिससे हम निराश ना हो। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। उत्तर पूरा हो गया, थोड़ी व्याख्या कर दें कि देखिए समाज में अच्छाइयां भी हैं तो बुराइयां भी हैं। अगर बुराइयां ताकतवर और मजबूत हैं तो अच्छाइयां भी उससे कम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके पास निराश होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रसन्न रहने के भी कई कारण हो सकते हैं, आशावान होने के भी कई कारण हो सकते हैं। आपको जरा सा बुखार हुआ कि सब सलाह देने लगते हैं, काढ़ा पियो, ये खाओ, वो पियो, ये मत खाना, यहां मत जाओ। ये लोग कौन है? ये आशावादी लोग हैं ना। आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं ना, आपको ये एहसास कराते हैं ना कि आपके साथ खड़े हैं, तो फिर आशा ही जीवन में आशा ही आशा है। निराशा तो कोई एक देकर चला जाता है, लेकिन आशा देने वाले सभी लोग आते हैं, ठीक है ना। अगला है इसी शीर्षक से, सार्थक शीर्षक से, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण बताइए। तो क्या निराश हुआ जाए के बाद हमसे पूछा गया कि कौन सा चिन्ह लगाया जाए, तो हम सीधे सीधे एक ही चिन्ह लगाएंगे और उस चिन्ह के लगाते ही इसका मतलब ही बदल जाएगा। क्या निराश हुआ जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप लिखेंगे क्या निराश हुआ जाए के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उचित समझता हूं। समाज में बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है, ठीक है। अगर आपने लिख लिया हो तो हम समझा देते हैं। अच्छा, इतना देखिए, निराश हुआ जाए तो मतलब हाँ बिल्कुल निराश हुआ जाए, लेकिन क्या निराश हुआ जाए मतलब निराश क्यों हुआ जाए? क्यों? जीवन में बुराइयां हैं, अच्छाइयां भी हैं। एक धोखेबाज है तो 10 लोग साथ खड़े रहने वाले लोग भी हैं, ठीक है ना। ऐसा भी जीवन के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो भाई साहब आप लोग आइए, आपको हम उत्तर देते हैं और तर्क भी देते हैं। आप लिखेंगे आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन होता है। मैं इस कथन से सहमत हूं। आप भी लिखिए कि मैं इस कथन से सहमत हूं, क्योंकि जब व्यक्ति आदर्शों की राह पर चलता है, जब व्यक्ति आदर्शों की राह पर चलता है, तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। छोड़िए, सपनों का भाग आपका अपना है, हम करते हैं भाषा की बात। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास, एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों संज्ञा होते हैं,
दोनों संज्ञा होते हैं और बराबर भी, और बराबर भी, दोनों ही संज्ञा होते हैं और दोनों बराबर भी होते हैं। ठीक है ना? यानी इसकी परिभाषा होती है, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे से द्वंद्व यानी स्पर्धा की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम, चरम और परम। इसमें इसका मतलब होता है और, आप लोग खुद लगा लेंगे, चरम और परम। भीरू और बेबस आया है ना, भीरू और, अरे यार इसको तो आप लिखेंगे ना, हम तो पूरा लिखेंगे, भीरू और बेबस। ठीक है? दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात। माता पिता, माता पिता। राम लक्ष्मण, छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिका। ठीक है? और के साथ आए शब्दों के जोड़े और हटाकर डैश का योजक चिन्ह भी लगाएं। तो जब मैंने बता दिया ना कि जब भी ये लिखा है इसका मतलब होता है और। द्वंद्व समास में जब ये लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? और। ये आप अपने आप जोड़ लेंगे इसकी व्याख्या करते समय। ठीक है ना? राम लक्ष्मण मतलब राम और लक्ष्मण, इस तरह से। अब इसमें कहा द्वंद्व समास के 12 उदाहरण आपको और लिखने हैं ढूंढ करके। हमने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप लोग कर लेना। क्या कह रहे? जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, हाँ, मामा मामी, हाँ। ऐसे समाज में कई चीज, जैसे डस्टर मार्कर, ये तो अंग्रेजी हो गया, छोड़िए, इस तरह से आप कर लेंगे। हाँ, बहुत सारे ऐसे सुधार आपको मिल जाएंगे समाज में। दरवाजा और खिड़की, दरवाजा और खिड़की, है, बोतल गिलास, ठीक है, और पंखा कूलर, है ना। ऐसे आप लोग कर लेने। पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाओं का उदाहरण खोज कर लिखिए। तो पाठ में 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण आप खोज कर लिखेंगे। तो 3 प्रकार की संज्ञाएं, पहले संज्ञा कितने प्रकार, संज्ञा क्या होती है? तो आप कहेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक या विशेष का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा में पूरी जातियों का विरोध होता है। जातिवाचक संज्ञा में पूरी जातियों का ही लिखा जाता है। जैसे यू कैन से कक्षा, कक्षा में कितने होते हैं? छात्र छात्रा अध्यापक सब होते हैं। ठीक है? विद्यार्थी एक जाति है, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों आती हैं। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें होती हैं। समूहवाचक संज्ञा, आप बहुत ज्यादा पढ़े इसको, जैसे चाबियों का गुच्छा, समूहवाचक संज्ञा। आप पास से ढूंढ कर अपने आप लिखेंगे। चौथा है पदार्थवाचक संज्ञा, सोना चांदी हीरा मोती लोहा माटी ये सब होते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। फाइनली आकर 5वां आता है भाववाचक संज्ञा। क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, ईमानदारी, बेईमानी जैसे शब्द क्लास में आए हुए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को
ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में इतना लिख दिया करिए प्लीज कि भारत माता की जय। एक बार हमारे साथ बोलिए, भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।